हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है जो एलएलबी और ख़ासकर एलएलएम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एलएलएम के फर्स्ट सेम के कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में मोस्टली इस टॉपिक पर से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो वो टॉपिक है राज्य, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में दिया गया है। अगर आर्टिकल 12 को देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है कि राज्य में क्या क्या शामिल है, लेकिन आर्टिकल 12 में जो शामिल किया गया है केवल उसी को राज्य नहीं माना गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो टाइम टू टाइम जजमेंट्स हैं उन्हें भी हमें देखना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एलएलएम के फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम्स हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, मोस्टली राज्य के टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एक ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 12 को देखेंगे। आर्टिकल 12 राज्य में शामिल होने वाली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करता है, जैसे नंबर 1 भारत सरकार और संसद, नंबर 2 राज्य सरकार और विधानमंडल, नंबर 3 सभी स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटीज़, नंबर 4 अन्य प्राधिकारी मतलब अदर अथॉरिटीज़। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि राज्य का मतलब क्या है, क्या कारण है कि इन्हें राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये सब अपने नियम विनियम कानून खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें राज्य माना गया है। साधारण शब्दों में जो भी प्राधिकारी खुद अपने नियम विनियम कानून बनाते हैं उन्हें ही राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। देखने में टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इस लिहाज से समझा जाए कि जो अपने कानून नियम विनियम खुद बनाते हैं उन्हें राज्य कहते हैं, और आर्टिकल 12 भी उन्हें ही राज्य की परिभाषा में शामिल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 3 जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है, बेसिकली ये चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, लेकिन आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत नहीं की गई है, बल्कि आर्टिकल 13 से शुरू की गई है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अब हम अपने टॉपिक यानी आर्टिकल 12 पर आते हैं और एक एक केस में किस किस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने राज्य में शामिल किया है उन्हें देख लेते हैं। अब जैसे आर्टिकल 12 में सबसे पहले भारत सरकार और संसद को राज्य माना गया है, तो ये स्टेट हैं क्योंकि अपने लॉज खुद बनाते हैं, अपने कानून नियम विनियम ये खुद बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें राज्य माना गया है। इसके बाद है राज्य सरकार और विधानमंडल, जिन्हें राज्य माना गया है। ये भी क्लियर है क्योंकि ये भी लॉज रूल्स नियम विनियम सब कुछ ये खुद बनाते हैं। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे राज्य माना गया है वो है स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटीज़। अब इन लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या शामिल है ये देख लेते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज़ में नगर पालिका को शामिल किया गया है, साथ ही कुछ अदर अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें लोकल अथॉरिटीज़ यानी स्थानीय प्राधिकारी में डालकर इन्हें राज्य माना गया है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि नगर पालिका किसे कहते हैं। तो नगर पालिका उस संस्था को कहते हैं जो एक शहर में उसकी सफाई, उसकी बिजली और पानी वगैरह से रिलेटेड अरेंजमेंट को देखती है। उस शहर के जितने भी लोकल काम हैं वो सब नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, और नगर पालिकाओं में एक अध्यक्ष होता है जो इसका प्रमुख होता है। इसके बाद आते हैं जिला बोर्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर, जिसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो जिला बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो जिले में शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ और यातायात से रिलेटेड सारे अरेंजमेंट करती है। इसके बाद है ग्राम पंचायत, जिसे राज्य माना गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है वो ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी होती है। ये वो संस्था है जो गांव के लिए शिक्षा स्वास्थ्य आदि का अरेंजमेंट करती है, और इसमें भी एक चेयरपर्सन मतलब इसका एक प्रतिनिधि होता है जिसे सरपंच कहते हैं। संविधान के चैप्टर 9 में पंचायतों से रिलेटेड बात की गई है, उसमें ग्राम पंचायतों के बारे में, और चैप्टर 9 का कैपिटल ए जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। उन दोनों ही चैप्टर्स में हम इन दोनों के बारे में एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम नगर पालिका जो एक इम्पॉर्टेंट लोकल अथॉरिटी है इस पर एक केस लॉ देख लेते हैं, जो है मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी का केस। इस केस में एक नगर पालिका ने कुछ डीलर्स पर लिमिटेड दर से उन पर सेल टैक्स लगाया, क्योंकि नगर पालिका को एक लॉ के अंडर मतलब एक कानून के तहत ऐसा करने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका को भले ही आर्टिकल 12 में राज्य माना गया हो, लेकिन फिर भी वो नागरिकों के अनुच्छेद 19 के खंड 1 मतलब जो उनके कारोबार की स्वतंत्रता है
उसका वायलेशन यानी उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये तो बात थी लोकल अथॉरिटीज़ की, मतलब स्थानीय प्राधिकारी की, जिन्हें राज्य माना गया है। अब आते हैं नंबर 4 पर, जिसमें अन्य प्राधिकारी मतलब अदर अथॉरिटीज़ दिए गए हैं, जिनके बारे में हम एक एक केस में देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी का, कि क्या यूनिवर्सिटी राज्य है या नहीं। इसके बारे में हम 2 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस। इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य प्राधिकारी मतलब अदर अथॉरिटीज़ में केवल उन्हें ही शामिल किया जा सकता है जो संप्रभु शक्ति मतलब कि सॉवरेन पावर का यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग नेचुरल यानी प्राकृतिक और लीगल दोनों ही, जैसे कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, उन्हें राज्य नहीं माना जा सकता। लेकिन उज़माबाई वर्सेस यूपी स्टेट का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी भी एक राज्य है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 12 में अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत वे सभी आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी कानून के तहत इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिन्हें कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाने की पावर होती है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राज्य मान लिया गया। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नंबूदरी वर्सेस ट्रावनकोर कोचीन केस में देवासन बोर्ड को राज्य माना है। और दुखराम वर्सेस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एसोसिएशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को राज्य माना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब है सहकारी समितियां, जिन्हें सहकारी समिति अधिनियम 1911 के तहत कानून बनाने की पावर मिली हो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, जो है परमात्मा सरन वर्सेस चीफ जस्टिस का केस। इस केस में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको राज्य मान लिया गया। इसी तरह हरुभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को आर्टिकल 12 में राज्य मान लिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 359 के तहत जब इमरजेंसी लगती है, ऑर्डर जारी करने की पावर है। इसी तरह सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, या तेल प्राकृतिक गैस आयोग और कारखाना वित्त निगम को भी राज्य मान लिया गया है, क्योंकि इन निगम को अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों यानी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं उनके बारे में नियम आदि बनाने की शक्ति है। इसके बाद आता है रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस। जस्टिस पीएन भगवती ने इस केस में कहा कि जो लीगल पर्सन्स हैं, मतलब जो विधिक व्यक्ति हैं, उनमें एक कानूनी निगम मतलब लीगल कॉरपोरेशन यानी कि एक सरकारी कंपनी को भी आर्टिकल 12 में राज्य मान लेना चाहिए। तो इस तरह से इस केस में पीएन भगवती का जो जजमेंट आया है, उससे एक सरकारी कंपनी को भी आर्टिकल 12 में राज्य मान लिया गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम को आर्टिकल 12 में राज्य माना, क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम मतलब एक्ट के अधीन की गई है और वह राज्य के कंट्रोल में काम करता है। तरसीम सिंह वर्सेस भारत संचार निगम लिमिटेड केस, जिसमें भारत संचार निगम को आर्टिकल 12 में राज्य मान लिया गया। इसके बाद सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मतलब भारत पेट्रोलियम निगम को राज्य मान लिया गया। और पीके रामचंद्रन अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को राज्य मान लिया गया, क्योंकि उसे वित्तीय सहायता मतलब जो फाइनेंशियल हेल्प है वो केंद्र सरकार देती है और वो सरकार के ही नियमों का पालन करती है। इसके बाद बिहार राज्य हरिजन कल्याण परिषद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें भारतीय स्टील प्राधिकरण मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको राज्य मान लिया गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस शीला बारसे वर्सेस सेक्रेटरी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी केस। इस केस में बालक सहायता संघ मतलब कि एक ऐसी संस्था को जो विशेष रूप से बच्चों के कल्याण के लिए ही बनाई जाती है, उसे आर्टिकल 12 में शामिल करके राज्य मान लिया गया। अब इसके बाद जिन्हें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि क्या एक प्राइवेट कंपनी भी आर्टिकल 12 की राज्य की परिभाषा में आती है या नहीं, लेकिन इस केस में इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। सिर्फ इतना कहा है कि प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल 12 में राज्य मान लेना चाहिए। इसी तरह से चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी केस, जिसमें एनसीईआरटी को मतलब कि राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा अनुसंधान परिषद को राज्य नहीं माना गया है। अब एनसीईआरटी क्या है ये भी देख लेते हैं।
तो एनसीईआरटी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा संगठन है जो 1961 में स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसका सबसे जो मेन कार्य होता है वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में और स्कूली शिक्षा के बारे में अपनी सलाह देना। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी राज्य है या नहीं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायपालिका को आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है या नहीं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला जो केस है वो है नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियर डिसीजन नहीं दिया कि न्यायपालिका राज्य है या नहीं। सिर्फ इतना कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका राज्य है तो भी उसके आदेशों के खिलाफ आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई लेख जारी नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका जो भी आदेश जारी करती है तो आर्टिकल 32 में जो भी उपचार उसे देने का राइट है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, इन सभी रिटों को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 में जारी कर सकते हैं, जिसके सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर उन्हें उपचार दिया जा सके, उनके विरुद्ध कोई लेख जारी नहीं किया जा सकता। जबकि जस्टिस एच.एम. सिरवई ने न्यायपालिका को राज्य में शामिल करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि सरकार के अन्य अंगों की तरह यानी गवर्नमेंट्स के जो दो अलग अन्य पार्ट हैं, जैसे कि आप विधायिका ले लीजिए या कार्यपालिका ले लीजिए, तो न्यायपालिका को भी गवर्नमेंट के जो आदेशात्मक उपबंध हैं उनके द्वारा लिमिटेड करना चाहिए। मतलब कि एक जुडिशरी भी नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, चाहे वो राज्य की परिभाषा में आती हो या ना आती हो। लेकिन AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये क्लियर कर दिया कि कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें न्यायपालिका को शामिल किया जा सकता है। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि जब तक नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जजमेंट बदल नहीं दिया जाता तब तक न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। अब लास्ट में जो हमने केसेस में डिस्कस किया है कि किस किस को आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है, उनके सिर्फ नाम देख लेते हैं। वे हैं यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवासन बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब सहकारी समितियां, राष्ट्रपति, जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, भारत संचार निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, भारत स्टील प्राधिकरण, बालक सहायता संघ। ये वे थे जिन्हें राज्य की परिभाषा में शामिल किया है और जिनके बारे में हमने अलग अलग केसेस में डिस्कस किया है। अब जिन्हें राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया है उन्हें भी देख लेते हैं। इनमें एनसीईआरटी मतलब राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा अनुसंधान परिषद को और न्यायपालिका को जुडिशरी में शामिल नहीं किया गया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो आर्टिकल 12 पर, जो ये बताता है कि किसे राज्य माना गया है और किस किस को राज्य नहीं माना गया है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो विशेष रूप से जो हमने LLB स्टूडेंट्स के लिए बनाया है आपको पसंद आया होगा। और अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह की लॉ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।